गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। इस कोरोना महामारी के दौर में सावधानी रखिएगा, स्वयं की भी और अपने परिजनों की भी। बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए मैं फिलॉसफी में सांख्य दर्शन पर फिर से चर्चा करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स, ये याद रखिए कि जो वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं आप नियमित रूप से उनको देखते रहिए। जैसे क्लास में रेगुलरिटी ज़रूरी है, वैसे ही इन वीडियोस को भी नियमित रूप से देखने पर ही फ़ायदा होने वाला है। हालांकि डेट वाइज है, हम जो आपके ग्रुप में उसको शेयर करते हैं तो वहाँ डेट के अनुसार वो आते हैं, क्रमशः आप देख सकते हैं। लेकिन एक साथ बहुत सारे वीडियो देखना भी थोड़ा सा संकट खड़ा करेगा, इसलिए रोज़ का वीडियो रोज़ देखते रहें, समझते रहें कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या कौन सा टॉपिक है जो हमारी चर्चा का विषय रहा। तो आज मैं सांख्य दर्शन में प्रकृति का स्वरूप और अस्तित्व, इस पर हम बात करेंगे। मैं याद दिला दूं कि सांख्य दर्शन तत्वमीमांसीय दृष्टि से द्वैतवादी है। अब ये फिलॉसॉफिकल भाषा है तो कुछ शब्द हमें याद रखने ही पड़ेंगे कि सांख्य दर्शन तत्वमीमांसीय दृष्टि से। अब ये फिलॉसफी में तत्वमीमांसीय दृष्टि से क्या तात्पर्य होता है? तत्वमीमांसीय दृष्टि से तात्पर्य है कि दर्शन की वह शाखा जिसमें सृष्टि के मूल तत्व, उनके संख्या, उनके स्वरूप, उनके संबंधों की बात की जाती है। ये संपूर्ण सृष्टि किस मूल तत्व से बनी है, उस तत्व की संख्या पर, उसके स्वरूप पर, यदि वह एक है तो बात अलग है और एक से अधिक है तो फिर उनके बीच संबंध पर, ये जो भी चर्चाएं होती है वो तत्वमीमांसा के अंतर्गत कहलाती है। और इसी के आधार पर दार्शनिक सिद्धांतों को कुछ नाम दिया जाता है। तो सांख्य दर्शन को तत्वमीमांसीय दृष्टि से हमने कहा द्वैतवादी। ये याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर अपन एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें हम द्वैतवाद को दर्शन की एक बहुत बड़ी समस्या मानते हुए चर्चा करेंगे। तो सांख्य दर्शन है द्वैतवादी, मैं बार बार कह रहा हूं। तो द्वैतवादी का अर्थ क्या हुआ कि दो मूल तत्वों की सत्ता को स्वीकार करना। तो कौन कौन से हैं दो मूल तत्व सांख्य में? वो एक है प्रकृति, जिसकी चर्चा आज शुरू करने वाले हैं, और एक है पुरुष। सर्वप्रथम मस्तिष्क में से इस बात को दिमाग से बाहर निकाल दें कि जब जब हम प्रकृति शब्द का प्रयोग करेंगे तो प्रकृति से वहाँ अर्थ नेचर नहीं है, और जब पुरुष शब्द का प्रयोग करेंगे तो मनुष्यों के अंतर्गत स्त्री और पुरुष, ये जो शब्दावली है ये हम काम में नहीं ले रहे। प्रकृति से तात्पर्य है सृष्टि का एक मूल तत्व, जिसका स्वरूप क्या है ये तो अपन अभी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और पुरुष का तात्पर्य है चेतन तत्व यानी आत्मा। ये याद रखिएगा, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो सांख्य दर्शन ने दो मूल तत्व माने, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। इन दो मूल तत्वों को मानने के कारण ही सांख्य दर्शन द्वैतवादी कहलाता है। ये जो दृष्ट सृष्टि है, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति नामक मूल तत्व से उत्पन्न हुआ। और चूंकि प्रकृति सर्वप्रथम है, इसलिए उसको सांख्य में प्रधान भी कहा गया। और जब तक प्रकृति इस सृष्टि के रूप में प्रकट नहीं होती, जिसको हम बोलेंगे व्यक्त, यानी वो अपने मूल रूप में रहती है, वहां हम प्रकृति को अव्यक्त कहकर भी पुकारते हैं। तो इन दृष्टियों से
सांख्य का जो मूल तत्व है उसके 3 नाम हो गए एक मूल तत्व के। कौन से के? प्रकृति के। एक नाम हो गया प्रकृति, एक अन्य नाम हो गया प्रधान, और एक है अव्यक्त। तो जब जब भी हम प्रकृति शब्द का प्रयोग करें, प्रधान शब्द का प्रयोग करें या अव्यक्त शब्द का प्रयोग करें, तो हमारा तात्पर्य है मूल तत्व प्रकृति से। ठीक है, तो ये 3 नाम इसके सांख्य दर्शन में प्रचलित हैं। इस प्रकृति को सांख्य में अजा कहा गया। अजा, अजा का अर्थ होता है अजन्मी, अर्थात जिसका कोई कारण नहीं है। अजन्मी का अर्थ यही होता है जो अपने अस्तित्व के लिए किसी पर आश्रित नहीं है। और जो भी वस्तु अपने अस्तित्व के लिए किसी पर आश्रित होती है उसके लिए हम अजा नहीं कह सकते। यद्यपि ये प्रकृति स्वयं अजा है, यानी किसी से उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन संसार की सारी वस्तुओं को, जगत की सभी वस्तुओं को ये अपने अंदर से उत्पन्न करती है। जब तक प्रकृति अव्यक्त रहती है, ये सारी सृष्टि प्रकृति में ही रहती है। और प्रकृति से जब पुरुष का सानिध्य होता है, संयोग, क्योंकि एक स्पंदन, एक आंदोलन, एक गति प्रारंभ करेंगे तो ही तो सृष्टि उत्पन्न होगी, तब यह सृष्टि उत्पन्न होती है। ये चीज हमने सत्कार्यवाद के अंतर्गत देखी थी, आपको याद होगा। सांख्य दर्शन में प्रकृति के स्वरूप के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि सांख्य में जो अन्य तत्व माने गए हैं का मतलब है सृष्टि में है, जैसे मन है, बुद्धि है, अहंकार है और जगत के अन्य सभी पदार्थ हैं। जैसे आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब 5 महाभूतों से बना हुआ है। तो इन सभी पदार्थों को सांख्य में सीमित और परतंत्र होने के कारण कार्य कहा गया। और जब ये कार्य हैं तो प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य है, और वही कारण सांख्य दर्शन में प्रकृति। सारे दार्शनिक जो है उसी मूल कारण की खोज में लगे रहते हैं। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन आदि सभी ने मूल कारण की खोज की, लेकिन दर्शनों के अपने निष्कर्षों में मूल कारण अलग अलग बताया गया, पर सांख्य में मूल कारण माना गया प्रकृति को। यूं कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन में जो सर्वाधिक तत्व है वह प्रकृति है, और ये मूल कारण है, ये प्रधान है। इसलिए सांख्य दर्शन को समझने के लिए प्रकृति के स्वरूप को समझना अनिवार्य है। मूल प्रकृति का स्वरूप क्या है, इसकी विशिष्टता क्या है। ठीक है, तो प्रकृति के स्वरूप को समझने के लिए सांख्य में प्रकृति की कुछ विशिष्टताओं का जिक्र किया गया है। विशेषताओं का, विशिष्टताओं से मतलब है विशेषताओं का। एक एक करके यदि हम इन विशिष्टताओं की बात करें, सांख्य के द्वारा दी गई विशिष्टताएं जो प्रकृति की है, तो प्रकृति का स्वरूप स्पष्ट होता है। तो पहली विशिष्टता कि यह प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। अब देखिए, पिछली क्लास में सांख्य प्रदत्त हमने 3 गुणों के स्वरूप की बात की, सत्व, रज और तम, और उनका स्वरूप भी समझा और उनका आपस में संबंध भी समझा। और मैंने वहां पर कहा था, मैंने अपने लिए अपने हिसाब से नहीं कहा, सांख्य की दृष्टि से कहा था कि जब हम 3 गुणों शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां अर्थ ये नहीं कि वो 3 गुण हैं, बल्कि उनका अर्थ है कि वो 3 घटकभूत तत्व हैं जिन 3 तत्वों से मिलकर बनी है। जैसे उदाहरण दिया था लड्डू का, कि लड्डू क्या है, तो आप कहेंगे बेसन, घी और चीनी, इनका मिश्रण जो है वो लड्डू है। यदि हम इन तीनों को गुण मान लें तो फिर लड्डू कोई अलग चीज होगी और ये 3 अलग चीज होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, जिसका अर्थ है कि प्रकृति में 3 गुण सत्व रज तम। प्रकृति की चूंकि अवस्थाएं 2 हैं, एक अव्यक्त अवस्था जिसमें प्रकृति स्वयं अपने मूल रूप में रहती है, और दूसरी व्यक्त अवस्था जब वो सृष्टि के रूप में बदल जाती है। तो ये जो बात अपन ने की कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, ये तो दोनों रूपों पर ही लागू होती है।
प्रकृति चाहे अव्यक्त रहे चाहे व्यक्त हो, वो त्रिगुणात्मिका ही रहेगी। लेकिन जब प्रकृति की अव्यक्त अवस्था की बात करते हैं तब हमें एक अतिरिक्त बात बोलनी पड़ेगी कि यह तीन गुण प्रकृति की अव्यक्त अवस्था में साम्य अवस्था में रहते हैं और व्यक्त अवस्था में वैषम्य अवस्था में आ जाते हैं। ये एक अलग और भेद हमने किया, साम्यावस्था और वैषम्य अवस्था। आपको इसी को लेकर कोई प्रश्न पूछ ले कि साम्य अवस्था से क्या तात्पर्य और वैषम्य अवस्था से क्या तात्पर्य है, तो क्या कहना चाहिए कि प्रकृति की दो स्थितियां हैं। जब प्रकृति अव्यक्त रहती है तो तीनों गुण बराबर बराबर मात्रा में रहते हैं, कम ज्यादा नहीं। इस अव्यक्त अवस्था में प्रकृति के तीनों गुणों में पाई जाने वाली समानता को साम्य अवस्था बोलते हैं। और जब प्रकृति व्यक्त होती है तो कोई एक गुण प्रभावी और दो गुण गौण हो जाते हैं, इस अवस्था को वैषम्य अवस्था बोलते हैं। तो जब प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित रहती है तो तीनों गुण समानुपातिक स्थिति में प्रकृति में पाए जाते हैं। तो इस दृष्टि से हमने पहली बात की कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। इसी से रिलेटेड एक दूसरा बिंदु है कि यह अविवेकी है, प्रकृति अविवेकी है। अब ये अविवेकी का क्या अर्थ है? तो विवेक शब्द जो है सामान्य भाषा में तो आप इसको भले ही कोई और अर्थ में काम में लेते हो, लेकिन दर्शन में हम विवेक शब्द का अर्थ करते हैं भेद, और अविवेक का अर्थ हो गया अभेद। यानी जब तीनों गुण प्रकृति में, चाहे अब यहां दोनों अवस्थाओं की बात हो रही है, व्यक्त भी और अव्यक्त भी, तो उन दोनों ही अवस्थाओं में प्रकृति अविवेकी है, यानी अभेद है। ये तीनों गुण प्रकृति में सदा सर्वदा साथ रहते हैं, चाहे प्रकृति व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो। इनको कभी अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये एक और विशिष्टता है। तो पहली विशिष्टता हुई प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, और दूसरी विशिष्टता हुई कि यह अविवेकी है, और तीसरी विशिष्टता है कि प्रकृति विषय है, विषय सब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? विषय का क्या मतलब हुआ? क्या विषय? जैसे सांख्य दर्शन एक विषय है, फिलॉसफी एक विषय है, क्या ऐसा ही कोई विषय है ना? जब हम यहाँ दर्शन में विषय और विषयी इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारा अर्थ होता है ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञेय मानी विषय और विषयी मानी ज्ञाता। तो यानी जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाए वह हो गया विषय ज्ञेय, और जिसके द्वारा प्राप्त किया जाए वह हो गया विषयी ज्ञाता। तो इन दृष्टि से प्रकृति को यहाँ विषय कहा गया। प्रकृति ज्ञान का विषय है। किसके ज्ञान का विषय है? विस्तार से समझेंगे, आगे भी समझेंगे, यहाँ भी मैं संक्षेप में बात कर देता हूँ कि प्रकृति पुरुष के ज्ञान का विषय है। और पुरुष का अर्थ हमने क्या बताया था? पुरुष का अर्थ है आत्मा, चेतना। पुरुष का अर्थ मनुष्य से नहीं लेना, ये ध्यान रखना। फिर है प्रकृति सामान्य है। देखिए, पहली बात बोली हमने प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, दूसरी बात बोली प्रकृति अविवेकी है, तीसरी बात बोली प्रकृति विषय है, और चौथी बात बोली प्रकृति सामान्य है। तो ये सामान्य का क्या अर्थ है? सामान्य का अर्थ है, क्योंकि सांख्य दर्शन में यद्यपि थोड़ा सा जो कुछ आप में से कोई स्टूडेंट्स यदि ये थोड़ा बुद्धि लगा रहा होगा तो ये प्रश्न उसके मस्तिष्क में उठ सकता है कि एक और तो सांख्य ये कहता है कि दो मूल तत्व हैं, एक पुरुष एक प्रकृति, और यहाँ जब हम प्रकृति सामान्य है इस शब्द का प्रयोग करके प्रकृति के स्वरूप की बात कर रहे हैं, तब इसके निमित्त ही पुरुष की चर्चा हो रही है, और यहाँ पर हमने पुरुष को अनेक बता दिया गया है। तो सांख्य ये कहता है कि पुरुष अनेक है, और सभी पुरुषों का ज्ञान का विषय होने के कारण, पुरुष मानी आत्मा, आत्माएं अनेक हैं, और अनेक आत्माओं के ज्ञान का विषय होने के कारण प्रकृति सामान्य है। यहाँ मैं थोड़ी सी वापस एक बार आपको बैक ले जाता हूँ
कि अब तक की जितनी भी चर्चा की हमने ये बात कहीं नहीं कही कि सांख्य दर्शन में ईश्वर को माना गया है कि नहीं माना गया है। तो सांख्य दर्शन में ईश्वर की चर्चा नहीं की गई, ईश्वर को नहीं माना गया। इस दृष्टि से सांख्य को हम नास्तिक कहते हैं, निरीश्वरवादी कहते हैं, क्योंकि ईश्वर को मानने पर फिर प्रकृति और पुरुष से ऊपर एक तत्व और हो जाएगा ईश्वर, और फिर वो एक हो जाएगा। तो फिर या तो हमें ये मानना है कि फिर सांख्य दर्शन अद्वैतवादी है, जैसे कि मैं अभी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, जबकि हम जानते हैं क्लियर सांख्य दर्शन को कि वह अद्वैतवादी नहीं है, वह द्वैतवादी है। और एक और समस्या जो आने वाली है कि यदि ईश्वर को मान लिया तो फिर प्रकृति, पुरुष और ईश्वर इन तीनों में संबंध को लेकर समस्या उत्पन्न होगी। और यदि ये माना जाए कि ये प्रकृति और पुरुष जो है वो ईश्वर से उत्पन्न हुए, तो फिर ये दोनों स्वतंत्र पदार्थ नहीं होंगे, फिर तो सारी उत्पत्ति ईश्वर से हो जाएगी, वो अलग, फिर दर्शन पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो सांख्य ने मूल तत्व तो दो ही माने हैं, प्रकृति और पुरुष। और प्रकृति के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे कि चौथी विशेषता प्रकृति सामान्य है। अब मैं यहाँ इसलिए ये सारी चर्चा कर रहा था कि पुरुष अनेक हैं, पुरुष मानी आत्माएं अनेक हैं, और सभी आत्माओं के ज्ञान का विषय होने के कारण, अनेक पुरुषों के द्वारा ग्रहण किए जाने के कारण प्रकृति को सामान्य कहा जाता है। प्रकृति सामान्य है, यानी सभी के ज्ञान का विषय है। प्रकृति को प्रसवधर्मी भी कहा जाता है। प्रकृति प्रसवधर्मी है। प्रसव तो आप सब समझते हैं, जो कोई नया बच्चा पैदा होता है उससे प्रसव बोलते हैं। तो प्रसवधर्मी यानी प्रकृति से चूंकि सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, 23 और तत्व उत्पन्न होते हैं। कौन से 23 तत्व, उन पर आगे भी बात करेंगे, मैं यहाँ पर एक बार संक्षेप में बोल देता हूँ। एक है बुद्धि, एक मन, एक अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, 23 हो गए। मन, बुद्धि, अहंकार 3 तो ये हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 20 ये हो गए। तो इन 23 तत्वों को उत्पन्न करने के कारण प्रकृति को प्रसवधर्मी भी कहा जाता है। फिर प्रकृति अचेतन भी है, जड़ है, याद रखिएगा, और पुरुष चेतन है। यद्यपि यहाँ तुलना नहीं कर रहे, वो आगे करेंगे अपन, लेकिन फिर भी प्रकृति के स्वरूप को समझने के लिए अपन ने ये बात बोली। प्रकृति नित्य है, क्योंकि वो उत्पत्ति और विनाश से रहित है। अभी शुरू में हमने एक अजा शब्द का प्रयोग किया था। प्रकृति अजा है। अजा का अर्थ है कि प्रकृति अजन्मी है, प्रकृति उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए हमने उसको अजा कहा था। तो इसी नाते प्रकृति नित्य है, शाश्वत है, क्योंकि प्रकृति का कोई कारण नहीं है, यही सबका कारण है। जिसका कारण होता है ना वो अनित्य होता है, क्योंकि जो चीज कारण से उत्पन्न हो रही है वो अपने कारण पे निर्भर हो गई, पर प्रकृति अकारण है। इसीलिए प्रकृति स्वतंत्र है, अहेतुक है, अलिंगम है, यह किसी पर आश्रित नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है, यह किसी के ज्ञान का साधन भी नहीं है। तो ये सारी विशिष्टताएं देखकर हम प्रकृति के स्वरूप को ठीक ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम कल के टॉपिक में जो है वो लेंगे प्रकृति के अस्तित्व के पक्ष में तर्क। आज इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।